फ्रेंड्स, जब हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बैंक हमसे मांगता है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप कह सकते हो, जो डॉक्यूमेंट होता है वो होती है हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पे ही बैंक ये डिसाइड करता है कि वो आपको लोन देगा या नहीं देगा। और 90% जो लोन रिजेक्ट होते हैं उनका जो रीज़न होता है वो यही होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सबमिट होती है वो अप टू द मार्क नहीं होती है, उसमें बहुत तरीके की गलतियाँ होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी है जब हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं बैंक लोन के लिए। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप खुद लोन लेने जा रहे हैं या आपका क्लाइंट लोन लेने जा रहा है और अगर आपने उसकी गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी तो हो सकता है उसका लोन रिजेक्ट हो जाए। और दूसरा, हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हमारी इनकम के बेस पर जो बैंक है वो हमारी लोन की एलिजिबिलिटी कैसे चेक करता है। तो इससे भी हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी मंथली इनकम कितनी है, उस हिसाब से हमें कितना लोन मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कौन सी वो मिस्टेक है जो प्रोजेक्ट बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और बेसिक कि हमें बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस। हमें कॉपी पेस्ट करने की बहुत गंदी आदत होती है। हम क्या करते हैं, किसी एक ही बैलेंस शीट उठाते हैं और कॉपी पेस्ट करके नाम, एड्रेस थोड़ा बहुत चेंज करके और प्रिंट आउट निकाल के सबमिट कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, क्या एक फ्रूट सेलर की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस वो क्या इंटीरियर डेकोरेटर से आप कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी तरह क्या एक मोबाइल शोरूम के खर्चे और कार शोरूम वाले के खर्चे बराबर होते हैं? नहीं होते हैं ना। उसी तरह क्या एक मैन्युफैक्चरर की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस उसी तरह बनाया जाएगा जैसे एक ट्रेडर का बनाया जाएगा? नहीं। जिस तरह एक रेस्टोरेंट और ट्रेवल एजेंसी, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, क्या दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों का नेचर, दोनों के एक्सपेंडिचर क्या सेम होंगे? कभी नहीं। इस तरह मैं आपको और दर्जनों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो क्लाइंट को बैठाना है, उससे उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है और उसके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से हमें ये देखना है कि उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा या ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उसमें किन किन खर्चों को दिखाना है और किस रेशियो में उसको दिखाना है। मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ बैलेंस शीट की तरफ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये हमारी बैलेंस शीट है और ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहला, लोगों को ये लगता है कि हम जितना ज़्यादा टर्नओवर दिखाएंगे हमारा लोन सैंक्शन होने का चांस उतना ज़्यादा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। टर्नओवर भी हमें नेचर ऑफ बिजनेस और जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से लेना है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक मोबाइल की शॉप है, छोटी सी, ठीक है। तो अब ये देखा जाएगा कि उस एरिया में जो बाकी मोबाइल की शॉप है वो कितना टर्नओवर कर रहे हैं। हो सकता है आप अभी मतलब कुछ एवरेज मोबाइल रख रहे हो और आपकी जो सेल है, एक दिन में आप 20 मोबाइल बेच सकते हो। तो जो बहुत अच्छी जिसकी शॉप चल रही है वो एक महीने में बेच पाता है मतलब 3 लाख का या 4 लाख का मोबाइल। तो अब आप देखो ना, अगर वो 3 लाख का महीने में सेल कर रहा है, इट मीन्स पूरे उसने साल भर में कितना सेल करा, 36 लाख का। तो ऐसा नहीं कि अगर जो आपके उस एरिया में जहाँ पे आपकी शॉप है वहाँ पे जो बड़ा मोबाइल शॉप वाला है वो तो 36 लाख का जो है मोबाइल बेच रहा है और आपने अपनी फिगर दिखा रखी है 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखते ही बैंक रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज जो फिगर है वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। टर्नओवर का और नेचर ऑफ बिजनेस का आपस में कोई मैच है ही नहीं। उसी तरह आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है। अब रेस्टोरेंट कितना बड़ा है? अब भाई, एक आप हो सकता है, आप जो फूड वैन होती है या जो लोग ठेले पे लगाते हैं रोड साइड, आपने वो बिजनेस खोला हुआ है और एक रेस्टोरेंट भी है, दोनों का नेचर सेम है। तो जो रेस्टोरेंट है वो साल भर में सेल कर रहा है सपोज 2 करोड़ की और आपने उसके ठीक सामने एक ठेला लगाया हुआ है, तो क्या आपकी सेल 2 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगी? बहुत कम चांस है। तो अब अगर आपने अपनी प्रॉफिट और लॉस बनाया और उसमें आपने अपनी सेल दिखा दी 5 करोड़, तो सीधे सीधे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको अपने नेचर के हिसाब से टर्नओवर सेट करना है। दूसरी मिस्टेक हो जाती है क्लोजिंग स्टॉक की। अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक भी नेचर के हिसाब से होता है। कुछ होते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, आपको सुना होगा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स। ये क्या होते हैं, आप लेकर के आओगे और फटाफट बिक जाते हैं, जैसे डेली नीड्स की चीजें।
आपका टूथब्रश, पेस्ट, तेल, सोप, खाने पीने की चीज़ें, तो ये आप देखो डेली बेसिस पे बिकता रहता है। तो इस केस में आपका जो स्टॉक होगा ना, वो बहुत ज़्यादा होगा, तो आप अपनी सेल का 10%, 15% या 20%, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखाना है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा नेचर है, जैसे मोबाइल का शोरूम है, बाइक का शोरूम है, तो हो सकता है वहाँ पर आपका जो सेल है वो उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही है। तो वहाँ पर हो सकता है आपका जो स्टॉक हो वो 30%, 40%, इवन 50% भी हो सकता है। तो स्टॉक भी जब आपको दिखाना है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो वो भी अपने टर्नओवर से मैच करते हुए दिखाना चाहिए, बहुत ज़्यादा 10%, 15% या 20%। फिर आ जाते हैं परचेज के ऊपर। परचेज भी किससे कंपेयर करके आपको डालना है? सेल से। अब देखिए, हर बिजनेस का अपना मार्जिन होता है ना। आपने पीछे से मोबाइल परचेज किया सपोज 10,000 का, मार्केट में उसकी वैल्यू है 12,000, है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई मोबाइल 5,000 का आप परचेज करोगे और आगे आप 15,000 का बेचोगे, इम्पॉसिबल है। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप मोबाइल 20 का खरीद के आगे 15 का बेचोगे, लॉस पे तो कोई नहीं बेचता है। तो यहां पर देखा जाएगा कि आपका नेचर कैसा है। तो आप बहुत ज़्यादा इसको 70%, 80%, 90%, तो परचेज भी आपको अपने टर्नओवर के हिसाब से सेट करनी है। और फिर आ जाते हैं बाकी खर्चे। आपका एक छोटा सा ऑफिस है जिसमें आपके 2 स्टाफ बैठने की जगह है या 3 स्टाफ बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको कितनी सैलरी दे पाओगे? 10,000, 20,000। सपोज 3 स्टाफ हैं और आप उनको महीने में दे रहे हो 20,000, तो कितना हो गया सर? सर ये हो गया हमारा महीने का 60,000। तो अब साल का कितना बनता है सर? ये साल का बनता है करीब 3,60,000। तो जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो वहां पर भी आपको कितना डालना है? 3,60,000, 3,80,000, 3,20,000। अब ये नहीं कि आप दिखाओगे सीधे 12 लाख, जब आपके पास आपके स्टाफ की कैपेसिटी है ही नहीं कि आप साल में 12 लाख सैलरी दे पाओ, तो आप कैसे दिखा सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी? तो फिगर कुछ भी आपको नहीं डालनी है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। अब अगर आपका कुछ ऐसा काम है जहां पर बहुत ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, तब तो आप इसको दिखा सकते हो 70,000, 80,000। वरना ऑन एन एवरेज एक ऑफिस में कितना आता है खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का? 3,000, 4,000 महीने का आ जाता है। 2-3 एसी है तो 5,000, 6,000। तो ये भी एस्टिमेटेड होता है कि भाई मेरे ऑफिस में 2 एसी लगे हुए हैं, महीने का 5,000 आता है, तो साल का हो गया 60,000। या एक एसी लगा हुआ है तो 3,000 आता है। तो ये सारी चीजें आपको एक्चुअल बेसिस पर देखनी है। कौन सा एक्सपेंडिचर, अब हो सकता है किसी का ऑफिस बड़ा है, उसमें 4 एसी लगे हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी दिखा सकता है 1 लाख। सेम नेचर का काम है लेकिन ऑफिस जो है छोटा है, वहां पे एक ही एसी लगा हुआ है, तो वहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिखाओगे 20,000, 30,000। तो ये आपको देखना है नेचर ऑफ बिजनेस, आपके रिक्वायरमेंट, आपका काम क्या है, कहाँ पर आपका ऑफिस है, कहाँ पर आपकी शॉप है, उस हिसाब से आपको खर्चे दिखाने हैं। ये नहीं करना है कि बस आपने सेम नेचर की बैलेंस शीट ले ली कहीं से और बस कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर क्या होता है, जब बैंक असेसमेंट करता है तो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या हो जाती है? रिजेक्ट हो जाती है। सेम चीज आइए बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो स्टॉक मैंने बता दिया कैसे देखना है। डेटर्स भी ऑन एन एवरेज आपकी सेल का 10, 15 या 20 या बहुत ज़्यादा 25%, इससे ज़्यादा मत दिखाइए। क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा जो है क्रेडिट पे ही बेच देते हो तो बैंक हो सकता है आपको लोन ना दे, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा पैसा तो डेटर्स में फंसा रहता है, आपके पास तो है नहीं। या फिर हो सकता है आपकी कोई ऐसी शॉप है जहां कैश में बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, मतलब कोई डेटर होता ही नहीं है। आपका जब भी गुड्स बिकता है, तो जैसे मान लीजिए कोई आपका परचून की दुकान हो गई, ठीक है ना, जो किराना स्टोर होते हैं, तो वहां पर उधार बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका कुछ बिल्कुल कैश पे है तो फिर आप कितना दिखाओगे डेटर्स? 5% या फिर बहुत ज़्यादा 10%। तो ये भी नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। बाकी कैश वगैरह, अब कैश वगैरह लोग क्या करते हैं, कैश बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं। अब आप लोन लेने जा रहे हो 5 लाख रुपए का, आपने कैश बैंक बैलेंस में दिखा दिया 10 लाख, तो बैंक आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि जब आपके पास खुद ही 10 लाख रुपए है तो आप बैंक से 5 लाख रुपए क्यों मांगने आए हो? तो बैंक समझ जाएगा कि ये बैलेंस शीट फर्जी है। तो हमेशा लोन से कम रखना चाहिए कैश और बैंक बैलेंस, ये नहीं कुछ भी आपने लिख दिया, ठीक है। और इन्हीं रिक्वायरमेंट को देखने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया है, ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है प्रोविजनल एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने का। इसमें मैंने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है बस 149 रुपीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
इसका बेनिफिट आपको क्या होगा, यहां पर आपको आना है, जो भी आपकी टर्नओवर की ग्रोथ है वो आपको यहां पर एंटर करनी है, एक्सपेंडिचर कितने परसेंटेज से बढ़ेंगे वो आपको यहां पर एंटर करना है, इंटरेस्ट का रेट क्या है वो यहां पर एंटर करना है, और आप कितना प्रॉफिट परसेंटेज रखना चाहते हैं वो आपको सेट करना है। उसके बाद आपकी प्रोविजनल, देखिए प्रोविजनल बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट है, तो ये आपको मैनुअली फिल करनी पड़ेगी बिकॉज ये नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होता है। बट उसके बाद एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड, 5 साल की प्रोजेक्टेड, ये ऑटोमेटिक आपको प्रिपेयर करके दे देगा। सिर्फ 10 मिनट में आप 5 साल की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक ईएमआई कैलकुलेटर भी मिलेगा जिससे आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं, बहुत इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 149 का आप पेमेंट कर दोगे, 5 से 6 घंटे के अंदर आपके दिए गए ईमेल पर आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में 5 साल की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आराम से बना सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। वो ये क्वेश्चन ये था सर कि बैंक हमारी जो कैपेसिटी है कि भाई हम कितना लोन के लिए एलिजिबल हैं वो कैसे कैलकुलेट करता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, ये हमारा ईएमआई कैलकुलेटर है। लेट सपोज यहाँ पर लोन अमाउंट हम डालते हैं 8 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट है बैंक का 10% और लोन का पीरियड है मान लीजिए 5 साल का, और लोन की ईएमआई हम लोग यहाँ से डाल देते हैं अभी 1 अप्रैल 2023। तो देखिए ये आपकी आ रही है ईएमआई की अमाउंट, इसको आप 12 से करिए डिवाइड, इसको आपको करना है 12 से डिवाइड, तो ये हमारी मंथली ईएमआई आ गई। कितनी आ रही है, अप्रॉक्स 17,000। अब इसका जस्ट डबल कर लीजिए, तो अगर आपकी मंथली इनकम करीब करीब 34,000 है, कितनी मैंने बताया, अगर आपकी मंथली इनकम, और ये क्या है, ये कौन सी इनकम है, ये आफ्टर जो आपके कैश एक्सपेंडिचर है उसके बाद अगर आपकी मंथली इनकम अप्रॉक्स 33, 34, 35,000 के आसपास है तो उसका आधा होता है 17,000, तो आप 8 लाख तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ यही चीज मैटर नहीं करती है, इसके अलावा आपको पता है सिविल स्कोर, आपका बैंक का ट्रांजैक्शन, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं वो, आपकी हिस्ट्री कैसी है वो, आपके लास्ट ईयर के आईटीआर, बहुत चीजें हैं जो बैंक एनालाइज करता है, ठीक है, ये भी देखा जाएगा। और इसके अलावा जो भी हमने देखा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो ये सारी चीजें बैंक एनालाइज करेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इनकम की बात करूं तो अगर आपकी इनकम 30-35 हजार के आसपास है मंथली, तो आप करीब 7-8 लाख के लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बैंक आपकी लोन एलिजिबिलिटी ऐसे चेक करता है। आई होप ये भी डाउट मन में से आपके क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, मुझे मेरे पास ऐसे बहुत से केस आ रहे थे जिनकी जो है लोन फाइल रिजेक्ट हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। अगर आप ये सॉफ्टवेयर चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 149 रुपीज़ का सॉफ्टवेयर है, 10 से 15 मिनट में आप 5 साल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आराम से बना सकते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA Mitra 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।